चलो नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसी में आपका अगला चैप्टर है जलवायु का। क्लियर है? ठीक है, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। जब भी जलवायु की बात की जाती है ना तो आपके दिमाग में कुछ चित्र आते होंगे। ठीक है, जलवायु या मौसम का जिक्र करें तो कौन कौन से चित्र आपके दिमाग में आते बताओ? भवंडर और टेम्परेचर। चलो दिखाते हैं, सर आगे करिए थोड़ा सा। देखो कुछ ऐसा चित्र दिमाग में आता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ कुछ बारिश का दिखाई दे रहा है आपको। चलो आगे चलेंगे, यहाँ कुछ बर्फ पड़ी हुई ये चित्र दिखाई देते हैं। चलो यहाँ देखो, ये एक तरफ हरियाली दिखाई दे रही है आपको, एक तरफ सूखा। ठीक है, ये मौसम की वजह से सारा फर्क है। तो इस तरह की पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में चलती है। अब जलवायु का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा न हो कि आप लोग मिसकंसेप्ट हो जाओ कि जलवायु में और मौसम में फर्क है। कई बच्चे जलवायु को भी वही समझते हैं और मौसम को भी वही समझते हैं। एक्चुअल में दोनों में फर्क है, वो देखते हैं। पहला है कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा, प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तत्कालिक प्रभाव को कहते हैं। देखो भाई, इन चीजों का सबका फर्क पड़ता है, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, एयर हो, ठीक है, उसका फ्लो किस साइड है, एयर प्रेशर कितना है, रेन कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सब चीजों का हमारे वायुमंडल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर इनका प्रभाव तात्कालिक है, इमीडिएट, ठीक है, अब मौसम ठीक है, थोड़ी देर में बारिश आ गई, ठंड बढ़ गई, तो तात्कालिक प्रभाव हुआ, वो होता है मौसम। वो क्या होता है? मौसम। मतलब थोड़ी देर में मौसम आपका 10 मिनट में भी चेंज हो सकता है और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 दिन में भी चेंज हो सकता है कि 2 दिन पहले ठीक था, अब बारिश आने लग गई। लेकिन बात की जाए जलवायु की तो जलवायु औसतन कितना टेम्परेचर देखते हैं आपका? 30 से 40 साल तक जो मौसम रहा है किसी जगह का, 30 से 40 साल तक जो मौसम रहा है उसकी एवरेज को क्या बोला जाता है? तो जलवायु बड़ा कंसेप्ट है, किसके अकॉर्डिंग है? तो भाई जलवायु के अंदर मौसम है, मौसम के अंदर जलवायु नहीं है। ठीक है, किसी जगह का 30-40 साल से देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी यहाँ की कैसी है मौसम की, वैसी उसकी जलवायु को बताया जाता है। किसी स्थान का मौसम समय के साथ परिवर्तित होता है जबकि जलवायु लगभग स्थायी रहती है। भाई ठीक है, अब की बार थोड़ी सी सर्दी ज्यादा पड़ गई, गर्मियां कम हो गई, या गर्मियां ज्यादा पड़ गई, सर्दियां, तो ये मौसम बदला है, वहां की जलवायु नहीं बदली। जलवायु को बदलने के लिए 50-60 साल कम से कम चाहिए, तब हम कहेंगे कि जलवायु बदल रही है। अब देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। कि पृथ्वी की गोलार्ध के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। आपने देखा ना, सनलाइट सबकी अलग अलग होती है। मान लो एक ग्लोब है, ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ से सन है, अब सनलाइट हर जगह अलग अलग है। आपको पता है कि ये एरिया यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ी सी कम है, और ऊपर और भी कम है, तो हर हिसाब से बटी हुई है। इसके कारण यहाँ जलवायु में भी फर्क आता है। और उस जलवायु को कुछ चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं कि कहीं का तापमान ज्यादा है, कहीं का कम है, कहीं गर्मी सर्दी दोनों है। तो उनमें सबसे पहला जो फैक्टर है ना, वो क्या है? अक्षांश का। तो उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है ये। दूसरा उसकी तुंगता ऊंचाई, मतलब जो एरिया है वो कितनी ऊंचाई पे है वो। तीसरा है वायुदाब, एयर प्रेशर कैसा है। फिर समुद्र से दूरी कितनी है, और जो महासागर की जो धाराएं हैं वो कैसी हैं, उच्चावच कैसा है। अब 1 बाय 1 इनको देखेंगे। अक्षांश का आपको पता था भाई, जो सूर्य की रोशनी जिस एरिया में ज्यादा लगेगी वहां की जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी। भाई थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, कौन कौन से पढ़े थे? आपका ट्रॉपिकल जोन पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद आपका टेम्परेट जोन पढ़ा था, उसके बाद आपका फ्रीजिड जोन पढ़ा था। वो इसीलिए तो थे, ये वो एरिया है बीच वाला जहां सनलाइट सबसे ज्यादा लगती है, तो यहाँ की जलवायु गर्म। टेम्परेट जोन ये एरिया जहां गर्मी सर्दी दोनों होती है, मतलब सनलाइट लगती भी है पर डायरेक्ट नहीं लगती। और फ्रीजिड जोन ये बिल्कुल ऊपर वाला जहां सनलाइट बहुत कम लगती है। इसी के कारण कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु के ऊपर। फिर उसके बाद है ऊंचाई। अब ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो भाई, आपने जनरली देखा होगा कि कोई एरिया पहाड़ के तरफ है और एक बिल्कुल ग्राउंड पे है। अब पहाड़ के ऊपर आप देखोगे सनलाइट जब भी आती है ना, तो सनलाइट डायरेक्टली ट्रेवल करती है, तो बीच में एनवायरनमेंट को कभी भी गर्म नहीं करती। वो गर्म करती है कहाँ पे? सरफेस पे आगे, क्योंकि सरफेस पे आगे वो रुकती है, वहां के क्लाइमेट को क्या करती है? गर्म। इसीलिए क्या है कि जैसे जैसे हम थोड़े से ऊपर जाते जाएंगे, मौसम के अंदर ठंडी बढ़ती जाएगी।
आप देखोगे कि एक गांव है या कोई भी शहर है जो बिल्कुल फ्लैट एरिया में है, और एक कोई शहर आपका जो पहाड़ों में बसा हुआ है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी मिलेगी आपको कंपेरेटिव किसके, जो फ्लैट एरिया में है। उसका कारण है यही है, क्यों? क्योंकि उस शहर की ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, और जितने ऊंचाई पे हम जाते हैं वहाँ क्लाइमेट थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाता है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी हो जाएगी। तीसरा भाई वायुदाब, एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया था क्या, जैसे गुब्बारे का एग्जाम्पल था कि एक तो खाली गुब्बारा है, ठीक है, और एक गुब्बारा जिसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, फिर दोनों को हमने फुलाया है। जो खाली गुब्बारा है उसका प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल कम, और एक गुब्बारा जिसमें थोड़ा सा पानी है उसको अगर हम हाथ पे रखेंगे तो हमें फील होगा कि हमारे हाथ पे ऊपर कुछ रखा हुआ। इट मीन्स वो थोड़ा दबाव बना रहा है। दबाव क्या बनाने का कारण क्या है कि उसके अंदर क्या है, पानी। तो वही है एयर प्रेशर। जिस एयर के अंदर आपकी थोड़ी बहुत नमी होगी वो दबाव बनाएगी, ठीक है, दबाव वाली होगी, और जिसमें नमी होगी वहां की जलवायु भी क्या होगी, फिर ठंडी। और एक हवा जो बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल गर्म है, जिसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है, वो वहां के क्लाइमेट को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। क्लियर है? तो वहां की जलवायु को प्रभावित करे। तो वायुदाब का ये। फिर समुद्र से दूरी और महासागरीय धाराएं दोनों लगभग एक जैसी हैं आपकी, कि समुद्र का आप कोस्टल एरिया को देखते हैं कि वहां की जलवायु ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहां से जो पवनें चलती है ना समुद्र के ऊपर से, वो अपने अंदर पानी की मात्रा थोड़ी बहुत लेके चलती हैं, जिस वजह से वहां के क्लाइमेट को वो गर्म नहीं होने देती। हवा के अंदर थोड़ी बहुत पानी होगा तो गर्म नहीं होगी। कोस्टल एरिया में आपने देखा गर्मी तो होगी ना, वो थोड़ी चिपचिपी होती है, जैसे पसीना आता है वैसा, लेकिन पर इतनी गर्मी नहीं होगी जैसे हमारे यहाँ लू चलती है जून जुलाई में। आपने देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में हमेशा जून में लू चलती है, जबकि साउथ में नहीं चलती। उसका रीज़न यही है क्योंकि साउथ का जो एरिया है अपना, उसके दोनों तरफ समुद्र है, नीचे आपका हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर नीचे, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो वहाँ की जो पानी जो हवा चलेगी उसके अंदर पानी की मात्रा होगी, इसके कारण वहाँ की गर्मी हमारी गर्मी से अलग होती है। फिर आपका है उच्चावच। उच्चावच आपको चित्र दिखाता हूँ उच्चावच का, सर थोड़ा सा देखना। देखो भाई, ये आप कुछ पैटर्न्स देख रहे होंगे, कोई जगह ऊंची है, कोई नीची है, कोई ऊंची है, कोई नीची है। तो ये जो गैप आपके दिखाई दे रहे ना, इनको बोला जाता है उच्चावच। अब इसका जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है? अब मान लो एक कोई शहर यहाँ है, ठीक है, और मान लो ये पहाड़ी ऐसे थोड़ी सी और बड़ी होती, थोड़ी सी बड़ी होती, एक शहर आपका यहाँ होता कोई ऐसे बसा हुआ है। अब एक चीज देखोगे कि ये शहर तो इस छोटी पहाड़ी के बीच में बसा हुआ है, और ये वाला शहर है ऊंची पहाड़ियों के बीच में। अब इस साइड से या इस साइड से हवा आ रही है, हम किसी साइड से फ्लो मान ले एयर का, तो कौन से पहाड़ हवा को ज्यादा रोकेंगे? बड़े वाले। इट मीन्स ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये हवा को रोक देंगे तो यहाँ के क्लाइमेट में फर्क आएगा, और ये रोक नहीं पाएंगे, हवा इन तक पहुंचेगी। अब वो हवा गर्म आएगी तो इसको गर्म कर देंगे, ठंडी आएगी तो, लेकिन ये वाले क्या करेंगे, इधर से आने वाली हवा को भी रोकेंगे, इधर से आने वाली हवा को रोकेंगे। इट मीन्स हवा के रुकने के कारण यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, ठीक है। तो उच्चावच वही है जो आपके जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये पैटर्न्स आपके नदियों के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, महासागरों के कारण भी हो सकते हैं, बड़े बड़े वनों के कारण भी हो सकते हैं, और ये पहाड़ तो इनका मेन है ही। तो ये इसी कारण जितने उच्चावचों में जितनी निरंतरता होगी, एनवायरमेंट उतना ही, आपका क्लाइमेट उतना ही चेंज कर जाएगा। फिर इसके अंदर आता है वायु और पवन। दोनों में क्या फर्क है? हम कई बार सोच लेते हैं भाई वायु भी वही बात है, पवन भी वही बात है, ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है। आपका वायु नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर लंबवत चलती है, वह शांत रहती है, जबकि पवन सदैव स्थिर चलती है। अब हवा है वो पवन, वायु इस तरफ चलेगी या इस तरफ, जबकि पवन आपकी, क्लियर है। अब दूसरा देखो, ये शांत रहती है। आप एनवायरमेंट में जो सांस लेते हो ना, बिल्कुल भी हवा, हम ये कहते हैं हवा नहीं चल रही आज तो, और एक आप कई बार देखोगे कि पेड़ बुरी तरह हिल रहे हैं भाई, कई बार तो ऐसा तो टूट भी जाते हैं। तो जो पेड़ टूटते हैं ना बेटा, वो पवन के कारण टूटते हैं, वायु के कारण नहीं। एयर और विंड में फर्क होगा, वही है, ठीक है, एयर और विंड में, कि वायु हमेशा स्थिर रहती है, चलती नहीं। ये सिर्फ इतनी होती है कि हम एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, हमें महसूस भी नहीं होती। जबकि पवन जब चलती है ना, तो वो इतनी स्पीड से चलती है, हो सकता है हमें थोड़ा फील भी, और इतनी भी हो सकती है कि हमें गिरा भी दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी गिरा देती है। तो ये फर्क है वायु में और पवन में। एक जगह एक चीज मत समझ के उसको यूज मत कर देना भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। से नीचे दाब। अच्छा हाँ, ये एक पॉइंट रहेगा उच्च दाब से। एयर प्रेशर मैंने आपको एक स्पंज का
बताया था ना, मान लो दो पानी के स्पंज, एक गीला है और एक सूखा है, दोनों को हम मिला दे और दबा दें तो क्या होगा कि जो गीला था उसका जो पानी है वो सूखे वाले में चला गया। तो बिल्कुल वैसा ही है कि उच्च वायु दाब, जहां हवा में नमी है, उसके अंदर भार है, वेट है, तो वो क्या बनाएगी, दबाव। तो गीली हवा हमेशा हाई प्रेशर बनाती है और सूखी हवा लो प्रेशर। सूखी हवा क्या करेगी, गर्म हो जाएगी, ऊपर उड़ जाएगी, उसके नीचे का स्पेस क्या हो जाएगा, खाली। और फिर जो हवा जिसके अंदर पानी था, जो हाई प्रेशर बना रही थी, वो उसकी जगह लेने के लिए उसके नीचे घुस जाएगी। इट मीन्स जो हवा में से जो चलती है ना, वो एयर प्रेशर उसका क्या फ्लो होता है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, क्योंकि लो वाले तो हाई को हटा ही नहीं सकती, क्योंकि हाई तो अपनी जगह पहले ही है, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा हैवी है, उससे हिलेगा भी नहीं हो। तो लो एयर प्रेशर में क्या करती है, हवा उड़ जाती है ऊपर और नीचे हो जाती है जगह खाली। तो खाली जगह में घुसती है कौन सी, हाई प्रेशर वाली। ठीक है, तो ये पवन वही होती है जो हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करती है। चलो नेक्स्ट, फिर इसके बाद आपका देखो भाई, एक ITCZ आया था ना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो मैंने आपको कोरियोलिस इफेक्ट में पढ़ाया था। तो पहले कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ाते हैं। आप यहाँ देख रहे होगे क्या कि हवा कैसे ट्रेवल कर रही है, इस तरफ और फिर ये इस तरफ, और यहाँ की एयर देखेंगे आप इस तरफ और ये इस तरफ। इट मीन्स ये आपकी चलेगी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये आपकी चलेगी एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा का फ्लो होता है ना, हमारे अर्थ है घूमती है अपने एक्स पे, और उसके घूमने की स्पीड के कारण, ठीक है, कैरियोलिस नाम का एक आदमी था, उसने पता किया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी हवा चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे घूमती है। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें हवा का जो ट्रेवलिंग होती है ना, वो इस तरफ की होती है, एंटी क्लॉकवाइज। यही आपका कैरियोलिस इफेक्ट। ये एक बार 9th क्लास के एग्जाम में आया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आया था कि कैरियोलिस इफेक्ट क्या है। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जब उत्तरी गोलार्ध में हवा क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में हवा एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यही कैरियोलिस इफेक्ट है। चलो अब इसके बीच एक पॉइंट है ITCZ का, ये आपका आप देखेंगे ITCZ का क्या होता है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल से आप समझ जाओगे कि बिल्कुल बीच का एरिया, एडजेसेंट टू इक्वेटर, इक्वेटर के साथ का एरिया। अब ये एरिया दिखा रखा है सारा ITCZ है, तो भूमध्य रेखा के पास का एरिया, ये 0 डिग्री से ऊपर जाओगे 5 डिग्री किसमें, नॉर्थ में, और नीचे आओगे तो 5 डिग्री साउथ में। तो 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ के बीच जो एरिया है, ये वो एरिया है जहां आपकी इस साइड वाली विंड और इस तरफ से इस तरफ की विंड, दोनों विंड लगभग मिलती हैं, दोनों तरफ की हवाएं हैं एक दूसरे से मिलती हैं। इस कारण ये एरिया, इसको बोला जाता है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। 10 डिग्री का आपका ये एरिया होता है। क्लियर, याद रह जाएगा ना। और इसके आसपास जितने भी शहर हैं या जितने भी देश बसे हैं ना, वहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे इससे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाते जाएंगे ना, गर्मी कम सर्दी बढ़ती जाएगी, और यहाँ गर्मी कम और सर्दी बढ़ती जाएगी। ये इससे आगे, चलो इससे आगे देखते हैं। फिर भारत में मॉनसून का सिस्टम, भारत में 2 तरह की मॉनसून है भाई। एक तो कौन सी, दक्षिण पश्चिम, और दूसरी उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम ये मॉनसून आपकी जो जून जुलाई के चलती हैं, और ये आपकी नवंबर और दिसंबर में चलती हैं। अब आप पहले इस चित्र में देखेंगे ना, तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, जो भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, 75% बारिश इसी से होती है। अब आप यहाँ पिक्चराइजेशन देख रहे होंगे कि ये सारी विंड इस तरफ से चल रही है, इस तरफ। भाई ये आपका पश्चिम है, ये आपका दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम एरिया यही हुआ ना। इस एरिया से ये हवाएं चलती हैं, यहाँ से ऐसे कंटिन्यू उठती हैं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जाती हैं, और भारत में यहाँ हिमालय से आके टकराती हैं। ये एरिया हिमालय का है, यहाँ हिमालय से टकराती हैं, फिर ऐसे थोड़ी सी टर्न लेती हैं। ये लगभग आपकी एक या टाइम दे रखा है जून का, जून के बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ एंट्री होती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये 21 जुलाई तक आपके इस एरिया में पहुँच जाते हैं। इन विंड की मैंने एक खासियत आपको क्या बताई थी कि ये इस तरफ फ्लो कर रही हैं, और आपकी राजस्थान में कौन सी
पर्वत श्रृंखला बताई थी? अरावली। वो बिल्कुल इस विंड के पैरेलल ही है, और ये विंड इसके बीच से निकल जाती है, मानसून आपकी इनके बीच से निकल जाती हैं, और राजस्थान में बारिश न होने का कारण है यही है कि ये मानसून से ये मानसून है, इससे अरावली पर्वत श्रृंखला से टकराता नहीं है और बारिश नहीं करता है। अब ये यहाँ से टकराती हैं आगे हिमालय से, फिर इधर टर्न लेती हैं। तो भारत का 75% बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उसके बाद आपकी दूसरी आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपका एरिया है उत्तर पूर्व, जो सर्दियों में एक आध बार आपने बारिश देखी होगी ना। अब देखो हवा किस तरफ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। यहाँ एक बार पीछे करें तो देखेंगे कि यहाँ गर्मियों में क्या सीजन था? जून में यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, इट मीन्स यहाँ की हवा सूखी पड़ी थी, ये ऊपर उठ के चल दी आसमान की तरफ, इस हवा में पानी था, तो ये हवा इसकी जगह ले लेगी। इट मीन्स हाई प्रेशर यहाँ है, लो प्रेशर यहाँ है, तो इस तरफ से इस तरफ चल रही है। क्लियर है? और अगले फोटो में आप देखेंगे कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारे उत्तर भारत में सर्दियां होती है और यहाँ क्या होती है? गर्मियां। अब यहाँ गर्मी है तो यहाँ की हवा क्या बनाएगी? लो प्रेशर, और यहाँ की हवा क्या बनाएगी? अब की बार हवा कैसे चलेंगी? इस तरफ। हाँ, इसलिए ये आपका उत्तर है और ये पूर्व, ये उत्तर पूर्व की तरफ से हवा चलती है, जो कि सर्दियों वाली बारिश आपकी होती है ना, इससे इस कोरोमंडल तट के ऊपर जो बारिश करती है, ये आपकी लगभग 25% बारिश आपकी बताते हैं ना, 75 उससे होगी तो 25 इससे बच गई। ये इसके अलावा एक बचता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो आपका जो आपका भूमध्य सागर है उसके ऊपर से हवाएं चलती हैं और हमारे राजस्थान और हरियाणा की तरफ एंट्री करते हैं, जो सर्दियों में एक आध बार आपने बारिश देखी है ना, जिनको जेट स्ट्रीम बोला जाता है, जेट धाराएं, भूमध्य सागर के ऊपर से चलने वाली ये आपकी हवाएं हैं, जो सर्दियों में भारत के उत्तर भारत के कुछ इलाके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बारिश करती हैं, जिसको महावट भी कहा जाता है हिंदी में। महावट बोलो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलो, जेट स्ट्रीम बोलो, तीनों एक ही चीज़ है। चलो सर इससे आगे देखते हैं। क्लियर? समझ आ भाई? यहाँ तक आपका चैप्टर था। कोई कंसेप्ट रह गया हो तो क्लास में फिर बता देना। थैंक यू।